नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं जो भविष्य का आईना दिखाती है, पर शायद उस तरह नहीं जैसा हम हमेशा सोचते हैं। हम बात कर रहे हैं आइजैक एसिमोव की क्लासिक कहानी द फन दे हैड की। जी, ये कहानी हमें ले जाती है साल 2157 में। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे स्कूल नहीं जाते, किसी बिल्डिंग में नहीं, कोई क्लासमेट नहीं होते जिनसे वो मिलें, बातें करें। हाँ, और पढ़ाने वाला भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन। ये माहौल ही आप कह सकते हैं कहानी की बुनियाद है। बिल्कुल। और इस दुनिया में हमारे साथ हैं दो बच्चे, एक 11 इयर्स की मार्जी और 13 साल का टॉमी। जी। और कहानी का जो दिल है वो है भविष्य के इस अकेले तकनीक केंद्रित शिक्षा और बीते जमाने की उस शिक्षा के बीच का टकराव, जहां लोग शायद साथ मिलकर सीखते थे। हाँ, वो सामाजिक पहलू। वही आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। ये चर्चा एक व्याख्या पर आधारित है। और कहानी की शुरुआत ही एक बड़े अचंभे से होती है ना? एकदम। मार्जी अपनी डिजिटल डायरी में एंट्री करती है। तारीख है 17 मई 2157। अच्छा। वो लिखती है, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। अब ये सुनने में आज हमें शायद बहुत सामान्य लगे, पर मार्जी की दुनिया में ये एक बड़ी हैरत अंगेज घटना है। क्योंकि उसके लिए तो किताबें स्क्रीन पर चलते हुए शब्द है ना? बिल्कुल। लेकिन ये किताब, ये कागज की बनी थी, जिसके पन्ने पीले पड़ गए थे, वक्त के साथ मुड़ भी गए थे। मार्जी के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। हाँ, और यहीं से कहानी हमें पकड़ लेती है। वो कागज की किताब जिसकी शब्द स्क्रीन की तरह हिलते डुलते नहीं, बदलते नहीं, स्थिर रहते हैं। बिल्कुल स्थिर। मार्जी के लिए ये एकदम नई चीज है, और ये छोटी सी बात ही उस भविष्य और हमारे आज के बीच की गहरी खाई को दिखा देती है। ये सिर्फ तकनीक का फर्क नहीं है, ये अनुभव का फर्क है। और फिर पता चलता है कि ये सदियों पुरानी किताब आखिर है किस बारे में। हाँ, टॉमी बताता है ये स्कूल के बारे में है। बिल्कुल। उसके लिए तो स्कूल का मतलब है घर का एक कमरा जहां एक बड़ी काली थोड़ी भद्दी सी स्क्रीन वाला मैकेनिकल टीचर रोज उसका इंतजार करता है। उसके लिए स्कूल कोई अच्छी जगह नहीं है, बल्कि एक उबाऊ मशीन है। हाँ, चलिए इस मैकेनिकल टीचर की थोड़ी और बात करते हैं। ये कोई जीता जागता इंसान तो है नहीं। नहीं। ये एक मशीन है, एक बड़ी सी स्क्रीन जिस पर रोज पाठ आते हैं, जो सवाल पूछती है, होमवर्क देती है, टेस्ट लेती है। और जवाब भी वो भी एक खास किस्म के पंच कोड में लिखकर एक स्लॉट में डालने होते हैं। जी, कितना कितना अलग है ये हमारी आज की कल्पना के स्कूल से। बहुत अलग। कहानी में ये साफ है कि मार्जी को ये सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसे अपना मैकेनिकल टीचर बड़ा सख्त लगता है, जो लगातार होमवर्क और टेस्ट देता रहता है। हाँ, और वो भूगोल वाला किस्सा, उसमें तो वो लगातार खराब कर रही थी, जिससे उसकी नफरत और बढ़ गई थी। हाँ, उसके लिए ये सीखना नहीं बल्कि एक नीरस रोज की बेगार बन गई थी। कोई मजा नहीं था, कोई उत्साह नहीं था। सही कहा। इसीलिए जब उसे पता चलता है कि ये पुरानी अजीब सी किताब स्कूल के बारे में है, तो वो हैरान रह जाती है। उसके मन में सवाल उठता है कि कोई स्कूल जैसी बेकार चीज के बारे में भला क्यों लिखेगा। हाँ, ये उसकी अपनी दुनिया और उस किताब की दुनिया के बीच का तनाव दिखाता है। और यहीं से कहानी का असली मर्म खुलना शुरू होता है। टॉमी, जो मार्जी से थोड़ा बड़ा है और शायद थोड़ा ज्यादा जानता है, हाँ, वो 13 का है। वो उसे बताता है कि देखो, सदियों पहले के स्कूल ऐसे नहीं होते थे जैसा तुम सोच रही हो। वो आज के स्कूल यानी मैकेनिकल टीचर जैसे बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, तो कैसे थे फिर वो स्कूल? ये सुनकर मार्जी की उत्सुकता थोड़ी जाग उठती है। हाँ, टॉमी किताब से पढ़कर बताता है कि पुराने जमाने में स्कूल एक खास इमारत हुआ करती थी। इमारत? जी, एक अलग बिल्डिंग जहां आस पड़ोस के सारे बच्चे हर रोज एक साथ जाते थे। एक खास इमारत और सारे बच्चे एक साथ? मार्जी के लिए तो ये सोचना भी अविश्वसनीय है। बिल्कुल। उसके समय में तो शिक्षा पूरी तरह से व्यक्तिगत है, अकेली है। हर बच्चा अपने घर में अपनी मशीन के साथ। कोई सोशल इंटरैक्शन नहीं? नहीं, सामाजिक संपर्क का तो सवाल ही नहीं उठता। और फिर आता है सबसे बड़ा धमाका। क्या? टॉमी बताता है कि उन स्कूलों में पढ़ाने वाले वो मशीनें नहीं थे। तो कौन थे? वो इंसान थे, आदमी या औरत। एक इंसान टीचर? मार्जी तो जैसे हिल जाती है, वो बहस करने लगती है। हाँ, कहती है कोई इंसान कैसे पढ़ा सकता है, वो एक मशीन जितना स्मार्ट कैसे हो सकता है। हाँ, उसका ये सवाल बहुत कुछ कहता है ना। ये दिखाता है कि 2157 की दुनिया में स्मार्ट होने का पैमाना शायद मशीनी कुशलता बन चुका है, डेटा प्रोसेसिंग।
हाँ, मानवीय बुद्धि और समझ की शायद उतनी कदर नहीं रही। एक दिलचस्प बिंदु है, हो सकता है शायद ज्ञान और होशियारी को मानवीय गुणों से, जैसे सहानुभूति, रचनात्मकता या अनुकूलन क्षमता, इनसे अलग करके देखा जाने लगेगा। हो सकता है, लेकिन कहानी में मार्जी का नजरिया बदलना शुरू होता है। जी, जैसे जैसे वो टॉमी से उन पुराने स्कूलों के बारे में सुनती है, उसकी नफरत धीरे धीरे आश्चर्य और फिर आकर्षण में बदलने लगती है। ये विचार कि इंसान पढ़ाते थे उसे अजीब तो लगता है, पर कहीं ना कहीं दिलचस्प भी लगता है। हाँ, वो जैसे कल्पना की दुनिया में खो जाती है। वो सोचने लगती है कि वे पुराने दिन कितने मजेदार रहे होंगे। क्या सोचती है वो? सोचती है कि सारे बच्चे एक ही मोहल्ले से निकलकर स्कूल की तरफ जाते होंगे, गलियों में हंसते खिलखिलाते। स्कूल के आंगन में चिल्लाते होंगे, खेलते होंगे। हाँ, और क्लासरूम में एक साथ बैठकर एक ही उम्र के बच्चे एक जैसी चीजें सीखते होंगे, एक दूसरे की मदद करते होंगे, होमवर्क पे बातें करते होंगे। और वो इंसानी शिक्षक वो मशीन की तरह तय प्रोग्राम पर नहीं चलता होगा। शायद नहीं। मार्जी शायद सोचती है कि एक इंसान टीचर बच्चों के चेहरे देखकर समझ जाता होगा कि उन्हें समझ आ रहा है या नहीं। हाँ, उनकी उलझनों को महसूस कर पाता होगा, उनकी भावनाओं का ध्यान रखता होगा। शायद वो जरूरत पड़ने पर पाठ को दोहराता होगा या समझाने का तरीका बदलता होगा, कुछ ऐसा जो उसका मैकेनिकल टीचर शायद नहीं कर पाता। बिल्कुल। देखिए, मशीन आपको तथ्य दे सकती है, आपकी स्पीड के हिसाब से पाठ बदल सकती है, पर क्या वो मानवीय सहानुभूति दे सकती है? मुश्किल है। क्या वो आपके बुरे दिन को समझकर आपको थोड़ा हौसला दे सकती है? शायद यही कमी मार्जी को अपनी शिक्षा में खल रही थी, भले ही वो उसे साफ साफ बता ना पा रही हो। उसे लगने लगता है कि उन पुराने स्कूलों में सीखना वाकई मजेदार होता होगा। हाँ, उसके मन में एक गहरी चाहत पैदा होती है, काश मैं भी ऐसे स्कूल जा पाती। ये सिर्फ स्कूल बदलने की इच्छा नहीं है, ये उस पूरे अनुभव के लिए तरस है। दोस्ती, हंसी मजाक, साथ मिलकर सीखना और एक मानवीय मार्गदर्शन। तो अगर हम देखें, कहानी कुछ मुख्य बातें साफ करती हैं। पहला, ये भविष्य की एक संभावित तस्वीर दिखाती है, जहां तकनीक शिक्षा पर हावी है, लेकिन इसने सीखने को अकेला और शायद नीरस बना दिया है। दूसरा, मार्जी का अपने वर्तमान सिस्टम से असंतोष और अलगाव साफ दिखता है। वो इस प्रक्रिया का हिस्सा तो है, पर उससे जुड़ाव महसूस नहीं करती। तीसरा, वो पुरानी किताब एक खिड़की की तरह काम करती है, जो अतीत की एक बिल्कुल अलग शिक्षा पद्धति दिखाती है, सामाजिक, सामूहिक और मानवीय। बिल्कुल। और चौथा, इसी अतीत के प्रति मार्जी का गहरा आकर्षण और ये कल्पना कि वो तरीका ज्यादा मजेदार और शायद ज्यादा सार्थक रहा होगा। सही कहा। और ये सब बिंदु हमें कहानी के केंद्रीय संदेश की ओर ले जाते हैं। ये कहानी सिर्फ भविष्य की तकनीक या शिक्षा प्रणाली के बारे में नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा सवाल उठाती है। क्या सवाल? कि शिक्षा का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जानकारी हासिल करना है? कहानी तो कहती है शायद नहीं, या कम से कम सिर्फ इतना ही नहीं। हाँ, ऐसा लगता है एसिमोव हमें याद दिला रहे हैं कि सीखना एक सामाजिक गतिविधि भी है। इसमें इंसानी जुड़ाव, एक दूसरे से सीखना, बहस करना, सहयोग करना, इन सब का बहुत अहम रोल है। मार्जी की दुनिया में ज्ञान तो है, पर ज्ञान का आदान प्रदान करने वाला वो मानवीय समुदाय वो गायब है। हाँ, और वो इंसानी शिक्षक वाली बात, जैसा मार्जी भी महसूस करती है। एक इंसान टीचर बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों, उनकी भावनाओं, उनकी सीखने की रफ्तार की बारीकियों को शायद बेहतर समझ सकता है। हाँ, मशीनें बहुत एडवांस हो सकती हैं, पर क्या वे सहानुभूति रख सकती हैं? क्या वे रचनात्मकता को उस तरह प्रेरित कर सकती हैं जैसे एक जोशीला शिक्षक करता है? ये एक बड़ा सवाल है, और दोस्तों का साथ में मुश्किल सवालों को हल करना, एक दूसरे को चिढ़ाना, साथ में हंसना, ये सब सीखने के अनुभव को कितना मानवीय और यादगार बना देता है। मार्जी के पास ज्ञान तक पहुंच तो है, पर सीखने की वो खुशी, वो साझा अनुभव, वो कहीं खो गया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कहानी एक तरह से तकनीक के बहुत ज्यादा इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी देती है, खासकर शिक्षा जैसे मानवीय क्षेत्र में? चेतावनी शायद थोड़ा सख्त शब्द हो, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है। हाँ, ये बात सही है। आसिमोव तकनीक के खिलाफ नहीं थे, वे खुद विज्ञान कथा के इतने बड़े लेखक थे, लेकिन शायद वो ये कह रहे थे कि तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, मतलब क्या हम तकनीक को मानवीय संपर्क का विकल्प बना रहे हैं या उसे बेहतर बनाने का एक साधन? बिल्कुल, कहानी में ये विकल्प बन चुकी है, और नतीजा है मार्जी की उदासी और अलगाव।
कहानी का अंत भी इसी उदासी को और गहरा कर देता है ना? हाँ, बहुत मार्मिक अंत है। मार्जी अपने स्कूल रूम में मैकेनिकल टीचर के सामने बैठी है। स्क्रीन पर अगला पार्ट शुरू हो गया है, शायद गणित का कोई मुश्किल सबक। भिन्नों को जोड़ना, ऐसा कुछ? हाँ, मशीन अपना काम कर रही है, निर्देश दे रही है, लेकिन मार्जी का ध्यान वो कहाँ है? उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो उन्हीं पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही है। अपने दादा के बचपन के बारे में। हाँ, जब सब बच्चे हंसते खेलते स्कूल जाते थे, क्लासरूम में शोर मचाते थे, एक साथ पढ़ते थे और शाम को एक साथ घर लौटते थे। वो सोच रही है कि उन बच्चों को कितना मजा आता होगा। और यही कहानी का शीर्षक द फन दे हैड अपने मायने खोलता है। हाँ, ये वही मजा है। हाँ, साथ होने का मजा, दोस्ती का मजा, शरारतों का मजा, मिलकर सीखने का मजा। जो मार्जी की तकनीकी रूप से इतनी आगे बढ़ी हुई लेकिन भावनात्मक रूप से शायद उतनी ही सूनी दुनिया से गायब है। शीर्षक ही पूरी कहानी का सार है। बिल्कुल सही कहा। और यही बात इस कहानी को आज भी इतनी प्रासंगिक बनाती है, शायद 1951 में जब ये लिखी गई थी तब से भी ज्यादा। हाँ, क्योंकि आज हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में तकनीक का दखल लगातार बढ़ते देख रहे हैं। ऑनलाइन क्लासरूम हैं, लर्निंग ऐप्स हैं, स्मार्ट बोर्ड हैं। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई पर आधारित ट्यूटर भी आ रहे हैं। बिल्कुल, और इनके फायदे भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ज्ञान तक सबकी पहुंच आसान हुई है, व्यक्तिगत सीखने की गति के अनुसार ढलने की क्षमता बढ़ी है। दूर दराज के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सकते हैं। निश्चित रूप से फायदे हैं। तकनीक एक शक्तिशाली उपकरण है। हाँ, लेकिन द फन दे हैड हमें एक अहम सवाल पूछने पर मजबूर करती है। इस तकनीकी प्रगति की दौड़ में हम अनजाने में मानवीय जुड़ाव, सामाजिक कौशल का विकास और वो जो भावनात्मक समझ है, हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस, जी, उन पहलुओं को कितना पीछे छोड़ रहे हैं। क्या हम दक्षता मतलब एफिशिएंसी के नाम पर अनुभव की गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या स्क्रीन पर बने दोस्त या एआई ट्यूटर के साथ सीखना सच में क्लासरूम में सहपाठियों और एक हाजिर जवाब संवेदनशील शिक्षक के साथ सीखने जैसा अनुभव दे सकता है? क्या वो मजा जिसकी मार्जी कल्पना करती है उसे हम डिजिटल दुनिया में बना सकते हैं? यही मूल प्रश्न है जो कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। सीखने की प्रक्रिया में असली मजा क्या है? क्या ये सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है? या इसमें सीखने की यात्रा का आनंद, जिज्ञासा का पोषण और इंसानी रिश्ते बनाना भी शामिल है? और अगर ये सब जरूरी हैं, तो हम भविष्य की शिक्षा को डिजाइन करते समय इन मानवीय तत्वों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? तकनीक को दुश्मन मानने की जरूरत नहीं है, पर शायद उसे सही भूमिका देने की जरूरत है ना? बिल्कुल, ये शिक्षक का या सहपाठियों का विकल्प नहीं बल्कि उनका सहयोग हो सकता है। एक ऐसा टूल जो मानवीय अनुभव को कमजोर करने की बजाय उसे और बेहतर करें। संतुलन। हाँ, संतुलन ही कुंजी है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक शिक्षा को ज्यादा सुलभ और प्रभावी बनाए, लेकिन साथ ही उन सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को भी मजबूत करे जो सीखने को सार्थक और यादगार बनाते हैं। कहानी भविष्य का डर नहीं दिखाती, बल्कि हमें एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल, एक ऐसा भविष्य जहां तकनीक और मानवता साथ साथ चल सकें और बच्चे वाकई सीखने का मजा ले सकें। तो इसी विचार के साथ कि हम भविष्य की शिक्षा में फन यानी मजे को कैसे जीवित रख सकते हैं, आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करते हैं। उम्मीद है द फन दे हैड पर यह बातचीत श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करेगी।